बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 जी, टेस्ट नंबर 2 है इसमें। यूनिट नंबर 3 और 4 है, वर्क एनर्जी एंड पावर और सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 1, टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। मोमेंटम की रेशो पूछ रहा है, तो देखिए कितने सिंपल सी बात है कि हमें जो है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला होता था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो अगर गौर करें तो उसने जो है वो मोमेंटम जो है उसको कह रहा है कि टू बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो देखें मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, मास के। ठीक है, और मोमेंटम जो है वो यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। ओके, ये मोमेंटम का स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि आपका आंसर यहाँ पर जो है वो कौन सा बनना चाहिए था, बीटा आंसर बनना चाहिए था। चूंकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर देते हैं तो मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 2, टू लाइट बॉडीज एंड हैवी बॉडी इक्वल मोमेंट है। इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखें काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू जो है वो हम कह रहे हैं हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अगर हम मोमेंटम को यहाँ पे कांस्टेंट कर लेते हैं सो इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास लेनी है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इसका मतलब है जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। उसने पूछा ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेटर उसकी होगी जिसका मास कम होगा। इसका मतलब है मास जो है वो लाइट बॉडी का मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, अल्फा, द लाइट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 जी कहता है बॉडी इन रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उसमें क्या हो सकता है, उसमें एनर्जी हो सकती है। और कौन सी एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। सो अगर कोई बॉडी जो है वो किसी भी जगह पे रेस्ट पे पड़ी हुई है तो हम कहेंगे लेट्स से कि मेरे हाथ में जो है वो लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, सेल फोन है, तो मैं कहूँ मेरे हाथ के लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर जो ग्राउंड के लिहाज से देखें तो mgh है। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में जो है उसमें क्या हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम कह सकते हैं हो सकती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, जो कि इन तीनों ज़्यादा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो हो जाएगी, मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंपल था। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड टर्न टू ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम कहाँ होनी चाहिए, रहता है मैक्सिमम हाइट। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट किससे करती है, हाइट से। तो mgh मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट जो कह रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजेस बाय 0.1%, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना आएगा। मैंने आपको बताया था कि लो परसेंटेजेस के लिए, लो वैल्यूज के लिए हम यहाँ पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल होती है, 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड में एम। तो हम यहाँ अनसर्टेनिटी वाले रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो उन्होंने पूछा है कि कितना होगा, वो किसके इक्वल होगा जी। अब पावर के ऊपर जो है ये क्या है, पावर फैक्टर 2 है, तो 2 टाइम्स जो है वो परसेंटेज चेंज इन जो है वो काइनेटिक एनर्जी कह लें या मोमेंटम कह लें, हमने ज़ाहिर है उसको उस हिसाब से डी। अच्छा यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो ये इधर जो है पावर फैक्टर 2 है, ठीक है। इसके ऊपर वो 2 टाइम्स जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द क्या आ जाएगी, पावर प्लस जो है इसमें चूंकि मैथ उससे डिवाइड हो रहा है परसेंटेज इन द मैथ। यानी कि जो अनसर्टेनिटी वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ उसने पावर को रिलेट किया है, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर जो है वो कैसे आएगा, तो आप जो है वो यहाँ पर सिर्फ इसको उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। जो कि उसने कहा जी ये बताएं कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से अगर देखें इसको, अगर हम दोनों को रिलेट करें पावर और काइनेटिक एनर्जी को, तो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चौके क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अच्छा अब देखो कि पावर जो है वो इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इसको
अब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो 1/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखें कि इसमें परसेंटेज कितना कह रहा है इंक्रीज, 0.1%। सो ये 1/2 इंटू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 1%। अब हमें पता है 1/2 क्या होता है, 1/2 जो है वो 0 पॉइंट क्या होता है 5। तो मल्टीप्लाई बाय 0.1, आपका आंसर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.05%। तो ये ना सिंपल जो अनसर्टेनिटी वाले रूल है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ चूंकि इसके ऊपर पावर काइनेटिक एनर्जी जो है, ये देखें ना, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसको इसीलिए मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो पावर रूल यहाँ पर अप्लाई कर लिया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी और पावर का जो आपस में रिलेशन बनता है वो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। यानी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर 1/2 है, तो ये पावर फैक्टर यानी 1/2 इस परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 इंटू परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या है 0.1%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, अल्फा। सो जो स्मॉल चेंज होते हैं उनमें हम जो है ये पावर रूल वगैरह जो है वो अनसर्टेनिटी वाला अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, कहते हैं जी टू बॉडीज एंड वी हैव मास एंड रेशो, मासेस की रेशो गिवन है पोजेस सेम काइनेटिक एनर्जी, रेशो ऑफ देयर लीनियर मोमेंट। अभी हमने 2-3 दफा इसको यूज कर लिया। सो हमें जो है वो उसमें मोमेंटम जो है वो हमें पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो क्या होती है जी, जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मास। ठीक है, सो इसका मतलब है कि P1 ओवर P2 इनकी रेशो क्या बनेगी, P1 ओवर P2 इनकी रेशो जो है वो आपके पास आ जाएगी M1 ओवर M2। अब हमें जो है उसकी रेशो 3:1 गिवन है, तो यहाँ आंसर आपका स्क्वायर रूट 3 रेशो क्या आ जाएगा 1, यानी कि डेल्टा आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 भी कुछ इस तरह, टू बॉडीज ऑफ मास 2m and m have their kinetic energies in the ratio 8:1, द रेशो ऑफ देयर मोमेंट क्या होगा। ठीक है जी, तो इसमें भी देखें मोमेंटम, ये फॉर्मूला इन सब में देखिए एक ही अप्लाई हो रहा है। जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो फॉर्मूला इन सब में जो है वो यही वाला यूज हो रहा है इन क्वेश्चन में जो सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है उसने पूछा है रेशो ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम यहाँ से अगर हम देखें तो ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो जो कि यहाँ मोमेंटम अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी है, और ऊपर स्क्वायर रूट आएगा क्योंकि मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर रूट है, और मोमेंटम आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मास आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें मोमेंटम की रेशो लेनी है तो P1, अब उसने कहा है हैव द काइनेटिक एनर्जी इन 8:1 और मास इज 2m, इसका मतलब P1 ओवर P2। आप दोनों को इकट्ठा स्क्वायर रूट के नीचे भी तो लिख सकते हैं, दोनों का जो है वो, इसलिए मैं एक साथ इकट्ठे स्क्वायर रूट में भी लिख सकता हूँ इसको। सो काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 और मल्टीप्लाई बाय जो है वो इसमें M1 और ओवर M2। अच्छा अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 जो है, काइनेटिक एनर्जी की रेशो बताई हुई है 8/1, और जो मैसेज की रेशो है वो 2m/m मतलब 2/1। ठीक है, अच्छा ऊपर है स्क्वायर रूट। अब देखो 8 2 कितना हो जाएगा 16, तो 16 जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, यानी आपका आंसर 4:1 बनेगा यहाँ पर। तो आंसर जो है वो यहाँ पर आपका कौन सा बन रहा है, बीटा। तो इसमें सिंपल है कि मोमेंटम जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास होता है। इसका मतलब है मोमेंटम की जो रेशो बनेगी वो स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी की रेशो इनटू मास की रेशो, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर, डेल्टा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम है, मोमेंटम 2 न्यूटन सेकंड। इसमें भी सेम फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो मोमेंटम यहाँ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और मास कितना है 3, तो आंसर आपका क्या बना 4/6,
और 4/6 जो है इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है वो उसमें रेशो में आंसर गिवन है, तो आंसर चार्ली हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये वेव है तो हम इस फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आंसर जो है इसका अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट ये वेट लिफ्टर जो है, इसमें आपको कह रहा है कि 300 किलोग्राम जो है फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकंड, एवरेज पावर आपने बतानी है। तो सिंपल है जी, इसमें हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है अगर देखें तो हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे mg/h/t वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैथ जो है वो आपको कह रहा है 300, मैं जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लेता हूँ ताकि इजी आंसर आ जाए, और हाइट आपको दी हुई है 2 और डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो कितना है 3। तो आप देखें ये 3 1 3 ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2000 आंसर आ गया, 2000 वॉट। अब यहाँ जो है वो 2000 अगर मैं यहाँ 9.8 लूंगा तो आंसर एग्जैक्ट ये वाला आ जाएगा। हमें आंसर प्रेडिक्ट करना होता है, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं रिक्वायर होता, तो इसलिए आप जी की वैल्यू 10 ही यूज किया करें। तो इसमें आंसर जो आपका जो है वो कौन सा बन जाएगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अ मैन डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 सेकंड, अनदर मैन डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो है इन कह रहे जी के हाँ जी इन 20 सेकंड्स। द रेशो ऑफ द आउटपुट पावर ऑफ द फर्स्ट मैन टू द सेकंड मैन आपने बतानी है। सो अब देखिए कि जो हमारे पास पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। पावर जो है अगर देखें तो वर्क ओवर टाइम होता है ना आपके पास, तो पावर अगर वर्क ओवर टाइम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हुआ। इसका मतलब है पावर की रेशो जो होगी उनकी P1/P2 जो है अगर आपने निकालनी है तो टाइम जो है वो आपका T2/T1 हो जाएगा। अगर वर्क डन वो सेम कर रहे हैं तो T2 जो है वो 20 है, T1 इज 10, तो आपका आंसर यहाँ से जो है वो कितना हो जाएगा 2:1, तो 2:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तो आई थिंक सो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, इजी है। इसमें 5 न्यूटन फोर्स जो है वो कह रहा है जी के फोर्स है फॉल्स टू अ 0.25 मीटर हाइट, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल। जो बॉडी फॉल कर रही होती है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। अब mg जो है वो यहाँ पर गौर करें तो वो आपका mg ये वाला जो है ये वेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ उसने मैस नहीं गिवन, आपको डायरेक्टली फोर्स गिवन है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो उसका फॉर्मूला पुट कर दें, mg की जगह जो है वो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और mg की जगह यहाँ 5 पुट करना आपने। हाइट जो है वो यहाँ कितनी हुई 0.25, तो आपका आंसर जो है वो 1.25 जो है वो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर 13, मूविंग बॉडी विद वेलोसिटी हैज मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल। तो अब देखो इसमें ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अगर न्यूमेरिकली इक्वल हो जाते हैं तो अब देखें ना हमारे पास फार्मूला है 1/2 mv², तो मैं इसको mv/v लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, ये है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अब अगर वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल हो गए, तो यहाँ से देखें v इज इक्वल टू जो है वो कितना बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ना काइनेटिक एनर्जी जो है आप इसको लिख सकते हो हाफ mv², तो मैंने इसको हाफ mv/v लिख लिया, ये मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। तो याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला है 1/2 p² डिवाइडेड बाय m, 1/2 mv²। एक फार्मूला इसका है 1/2 p/v यानी मोमेंटम इनटू वेलोसिटी, ये वाला फार्मूला भी याद रखना आपने। तो यहाँ जैसे कह रहा था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम, मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, बीटा आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, सो इसमें सिंपली आपका आंसर बीटा बन जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स टेंशन 4500 न्यूटन जो है इन अ केबल रील्स एट 2 मीटर पर सेकंड, द पावर ऑफ द मोटर जो है वो बतानी है। सो इसमें देखें कि सिंपल है, टेंशन जो क्रिएट होगी वो वेट की वजह से होगी, ठीक है। और हमें पता है कि पावर जो है वो उसका एक और फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला, P इज इक्वल टू F.V। ठीक है, तो फोर्स इज 4500 और
वेलोसिटी इज 2, तो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9000। 9000 को हम 9 किलोवाट आवर कह सकते हैं। तो आंसर इसमें कौन सा बन जाएगा आपका बीटा आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 15 और व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क पोटेंशियल एनर्जी याद रखना डिक्रीज होती है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्जांपल ले लें। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है तो आप उसको लिखते हो प्लस mgh। अब वर्क यहाँ पॉजिटिव हो रहा है लेकिन चूंकि बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर दी जा रही है। तो जब भी किसी कंजर्वेटिव फील्ड में पॉजिटिव वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जब किसी कंजर्वेटिव फील्ड में नेगेटिव वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। A car is accelerating towards a hill for 16 वाला क्वेश्चन जो है, स्टेशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स अ हिल। अब हिल ये लेट्स से कि ये हिल स्टेशन की तरफ जा रही है गाड़ी, ठीक है। तो इसमें देखें कि जब वो ऊपर की तरफ जो है वो देखें, एक्सेलरेट का मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेटिंग यहाँ पर जो है वो कीवर्ड है ना, एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेट का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब वो एक्सेलरेट करेगी तो ज़्यादा हाइट बढ़ती जो माउंटेन की तरफ जा रही है तो हाइट भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इसलिए होगी हाइट बढ़ती जा रही है ग्राउंड लेवल से, और काइनेटिक एनर्जी इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि स्टेटमेंट उसने कहा कार एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेटिंग का मतलब है लाजमी तौर पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, इसलिए अल्फा आंसर यहाँ पर हम देंगे। 17 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें कि देखो द फिगर शोज कह रहा है कि बॉडी वर्क डन कर रही है। इसमें देखें एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क डन होता था, तो इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें। तो आप देखें ना बेस इसकी 10 से 15 5 है, हाइट इसकी 10 है, तो इसका एरिया बनेगा 50। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, इसका वर्क आएगा प्लस 50। इस वाले का भी देखें तो वर्क कितना आएगा प्लस 50, और नीचे वाला देखें तो ये इसका वर्क आएगा माइनस 50। अब उसने हमें टोटल वर्क डन पूछा हुआ, फिर टोटल वर्क डन जो है वो बताएं। तो ये 50 इससे क्या हो गया कैंसिल, और जा रहा है एक नेगेटिव है तो आपका सिर्फ 50 जूल वर्क डन बचेगा। तो आंसर आपका अल्फा आएगा। तो इसमें एरिया अंडर द कर्व देखना था। जो अबव एरिया है वो पॉजिटिव वर्क डन को शो कर रहा है, बिलो जो है वो नेगेटिव वर्क डन को शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है जी, इसमें इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अब बॉल कह रहा है जी ऑफ मास 10 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 8 मीटर आफ्टर रीबाउंड इट कम्स टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर जो है द परसेंटेज लॉस जो है बताएं कितना हुआ है जो है वो एनर्जी में। अच्छा अब देखो कि जो हमारे पास ना अगर देखें तो टोटल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है अगर आप देखें तो mgh यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखें ये 8 मीटर है, ये आपके पास जो है वो 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट कह रहा है, और ये हाइट 6 मीटर है, ठीक है जी। अच्छा अब परसेंटेज जो है वो इसमें लॉस निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100% भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो उस तरह भी आपके पास जो है वो आंसर आ सकता है, लेकिन हम इसको इजी में कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है mgh। तो ओरिजिनल टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी वो उसने लॉस पूछा है कि वो कितना होगा। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 8 मीटर कितनी होनी चाहिए, m कितना है जी 10, g की वैल्यू मैं रखूंगा 10, और हाइट जो है उसकी 8 है, तो उसकी ओरिजिनल जो है वो कितनी थी 800 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक हो गया जी। अच्छा अब जो है वो आप देखें कि अगर वो हाइट आ जाती है उसकी 6 मीटर, अब जो रीबाउंड हुआ है अब इट कम्स टू द हाइट ऑफ 6 मीटर जो है रीबाउंड हो गए, तो अब 6 मीटर पे उसकी एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब ये जो है उसकी इसको मैं लेट से E1 कह लेता हूँ, उसकी एनर्जी, इसको हम E2 कह लेते हैं। तो जब वो हाइट 6 मीटर पे आएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी जी 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो वहां पर जो है उसकी एनर्जी जो है वो कितनी होगी 600, ठीक हो गया। अच्छा डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस सिर्फ आया 200 का। डिफरेंस अगर देखें तो कितना आया 200 का, 800 माइनस 600, तो डिफरेंस जो आया उसमें जो चेंज आया बेसिकली वो 200 का, 800 माइनस 600 200 का। तो फ्रैक्शनल लॉस जो है उसमें फिर कितना हुआ, हमें लॉस के परसेंटेज बताना था कि कितना हुआ है।
तो परसेंटेज लॉस जो है उसमें हम कहेंगे जी 200, उसमें जो है वो बाकी बचा था टोटल जो है वो 800 और मल्टीप्लाई बाय जो है वो कितना हो जाएगा 100%। तो ये फ्रैक्शनल जो चेंज है उसमें 200/800 आया होगा, तो ये कितना होगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपके पास ये आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 25% आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसमें देखें बड़ी सिंपल चीज है, जैसे हम मार्क्स ऑब्टेन की बात करते हो, मार्क्स जो है तो आप क्या करते थे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो है वो लॉस कितना हुआ उसका 800 माइनस 600, ठीक है 200 का लॉस हुआ है ना, तो जितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपके पास लॉस आ जाएगा, क्योंकि उसने लॉस पूछा हुआ था परसेंटेज लॉस, तो आंसर जो है यहाँ पर 25% आ जाएगा। Next question number 19, a body is falling freely under gravity point A to B, the energy of the body at point C जो है ground level पे क्या होगा is equal to energy at A। क्यों? क्योंकि loss in potential energy is equal to क्या होती है gain in kinetic energy। तो kinetic energy just before hitting the ground जो है, kinetic energy just before hitting the ground कितनी होती है जी, वो इक्वल टू क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी बन चुकी होती है, इसलिए आंसर चार्ली है। 20 का जी, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम ड्रॉप्स फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द टॉप, 10 मीटर बिलो द टॉप। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक चीज ख्याल रखनी है, एंड वाले सेंटेंस पे गौर करना है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 10 मीटर बिलो कहाँ से, टॉप पे। सो अब जरा गौर करें कि अगर टोटल हाइट उसकी 50 मीटर गिवन थी, अगर टोटल हाइट उसकी आपको 50 मीटर गिवन है और 10 मीटर बिलो द टॉप, टॉप से कह रहा है ये टॉप है, तो उससे बिलो 10 मीटर कहता आना है यहाँ से यूं, तो इस पॉइंट पे बताएं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसका मतलब है हमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसमें जो लॉस आया है वो उतना ही आया है जितनी उसकी हाइट डिक्रीज हुई है। तो हाइट सिर्फ 10 डिक्रीज हुई है, ठीक है ना, और 10 मीटर ही नीचे आया ना, तो उसका लॉस जो है वो सिर्फ 10 मीटर आया होगा। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉप से जो है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, मैस कितना है जी इसका 1, जी की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट जो है वो हम कह रहे हैं 10 लॉस आया है, तो ये 100 हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 ले लूँ एग्जैक्ट, तो फिर 98 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर यहाँ पर क्या है, बीटा। अच्छा, अगर यहाँ टॉप की बजाय जो है वो बॉटम लिखा होता, तो बॉटम से अबव जो है, फिर आप फॉर्मूला लगाते काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एम जी, फिर आप करते हैं उसको H1 माइनस H2, जैसे आपकी बुक की डायग्राम बनी हुई है, फिर मैं वो करता 50 माइनस 10, वो 40 हाइट बचती। तो चूंकि उसमें टॉप से नीचे का है तो वो 10 उतनी ही डिक्रीज हुई होगी ना। सो टॉप और बॉटम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना है। अगर टॉप वाला हो तो फिर सीधा सीधा MGH वाले फॉर्मूला, जितनी हाइट हो गए डिक्रीज हुई है वो वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक हो गया जी। सो इसमें फिर उतना ही हम जो है वो आंसर दे देंगे। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर है 21। अब आपके सर्कुलर मोशन वाले बड़े सिंपल क्वेश्चन है जी। बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, इट्स एंगुलर स्पीड जो है, फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v ओवर r, तो आंसर आपका यहाँ पर बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 2, कार्स ऑफ m1 मूविंग इन अ सर्कल रेडियस r1 r2। तो कह रहा है स्पीड जो है वो उनकी कह रहा है सच दैट सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स बतानी है, ठीक है। सो अब देखिए कि यहाँ अगर देखें तो अब कह रहा है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड कार जो आप बताएं। अब मुझे ये बताएं कि अगर जो है वो यहाँ पर जो है वो टू मैसेज जो है उसमें m1 m2 कह रहा है, रेडी r1 r2 रिस्पेक्टिवली उसका कह देगा, क्योंकि अगर वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो एक अपना कंप्लीट चक्कर काट रही है, तो इसका मतलब है उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी उनकी जो है वो यहाँ 1:1 में होगी, क्योंकि सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो है वो अपना पूरा चक्कर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखें जरा गौर से, हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। यहां से हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v ओवर r, सच दैट ईच कंप्लीट सर्कल इन द सेम ड्यूरेशन। सर्कल अगर कंप्लीट ड्यूरेशन में कंप्लीट हो ना,
तो डिस्टेंस उन्होंने कवर करना है 2 पाई आर कार्स ने, ठीक है, और टाइम अगर सेम है उनका तो 2 पाई आर ओवर टी, डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम है तो इसका मतलब है उसको हम बोलते हैं स्पीड, तो दोनों की स्पीड सेम है कार्स की। अगर स्पीड सेम है तो फिर वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब है यहाँ से ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, अब जो आर डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब ये R2 ओवर R1 रेशो होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है अगर रेडियस सेम होते हैं ना फिर आंसर 1:1 होना था। अब चूँकि रेडियस उनकी गिवन है और ये जो कार की जो एंगुलर स्पीड है वो मैस पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो इसका आंसर जो है वो R2:R1 होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर आई थिंक 1:1 नहीं बनता, इसका आंसर जो है वो आपका R2:R1 बनना चाहिए, ठीक है। सो मेगा इज इक्वल टू और आर है ना, यहाँ हाँ जी R2 ओवर R1 रेशो आंसर बनना चाहिए, आंसर ठीक मार्क नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें स्पीड कह रहा है स्पीड्स आर सच इट मेक्स आर रिलेटेड, तो स्पीड उनकी जो है वो सेम है, तो अगर स्पीड को कांस्टेंट रखे तो मेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। सो यहाँ पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 R2 ओवर R1 होना चाहिए, यानी आंसर आपका जो है वो R2:R1 बनेगा। नेक्स्ट 23 साइक्लिस्ट टर्न्स अ कर्व 15 माइल्स पर आवर से, और अगर स्पीड डबल कर दें तो सिंपल है टेंडेंसी जो है वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है v² के, जो mv² ओवर r होती है। अगर स्पीड डबल करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी, वाटर पुल और टेंडेंसी टू ओवरटर्न भी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी चार्ली आंसर बनेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 में जी, बॉडी ऑफ मास मूविंग इन अ सर्कल कांस्टेंट स्पीड के साथ, द फोर्स ऑन द बॉडी mv² ओवर r है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। देखिए जब भी सर्कल एक कंप्लीट हो जाए ना तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और उसने कहा है कि वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब है वर्क डन जो है वो बाय द फोर्स। एक और चीज़ है यहाँ पर जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है 0, इसलिए आंसर यहाँ पर सिंपली आपने 0 कह देना है, जो कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी 0 होता है। इफ 25 है पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल टू एंगल, तो ये हमें पता है ये क्या होता है, सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन होता है। अब देखें ना, पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स एट इक्वल टाइम का मतलब, तो उसका मतलब है कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म भी हो तब भी उसमें जो डायरेक्शन में तो चेंज आएगा ना, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से होता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो चेंज इन डायरेक्शन। A stone of mass m is tied to string L or rotated in a circle with speed v. If the string is released, stone जो है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में उड़ेगा। आप देखें आपकी बुक में भी है कि अगर हम ये एक रस्सी या उसको स्टोन साथ बांधा हुआ है उसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, तो अगर अचानक जो है आप स्ट्रिंग स्नैप करते हो तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है वो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है, इसलिए आंसर इसका बीटा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया कि उसमें एक्सेलरेशन क्यों होगा, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, और चूंकि इसमें जो डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, तो उसमें एक्सेलरेशन भी जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। डायरेक्शन उसकी चूंकि कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वेरी हो रही है, तो इसमें हम कहेंगे एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, स्पीड कांस्टेंट है उसकी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। a particle move in a constant angular velocity in a circle during its motion, एनर्जी हमेशा याद रखिएगा कंजर्व रहती है। जब भी कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है उसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। अब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम चेंज इन डायरेक्शन की वजह से कंजर्व नहीं रहेगा। एनर्जी और मोमेंटम ज़ाहिर है दोनों नहीं कंजर्व, तो इसका मतलब आंसर अल्फा बनता है। एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इट्स मतलब जो है वो एंगुलर स्पीड जो है उसकी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 29 जो है, बॉडी इज रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड अ सर्कल जो है द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड बट स्पीड रिमेन्स सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स करनी है। सेंटीपिटल विल नॉट सफर एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड, ट्रू है।
ठीक है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट चेंज है, ये भी ट्रू है। तो आंसर अल्फा और बीटा दोनों जो है वो ट्रू है। उसकी वजह क्या है, देखिए जब आप डायरेक्शन उसकी रिवर्स करते हो ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो किससे फर्क पड़ता है, एंगुलर मोशन पे फर्क पड़ता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी अपवर्ड थी तो वो डाउनवर्ड होगी। सो कि एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर किसी किस्म का डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि डायरेक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चाहे आप उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज भी कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज होगी, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो चूंकि आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों ट्रू है। 30 a body of mass m moves जो है with a circular path with uniform angular velocity, the motion of the body has constant kinetic energy। देखें चूंकि डायरेक्शन जो है उसकी चेंज हो रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि देखें एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन, तो उसकी चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 31। Two bodies of mass 10 kilogram and 5 kilogram moving centric orbits r and r, their periods are same, the ratio between centripetal acceleration क्या होगा। अब देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला था mv² ओवर r, एक फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, सॉरी mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखें कि यहाँ पर जो है अगर देखें हमारे पास जो है mr² ओमेगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है वो हमें अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी ये कह रहे हैं, तो फिर तो सिंपल हो गया जी। एक्सेलरेशन जो है वो भी इसी तरह करना है। एक्सेलरेशन जो है वो होता है v² ओवर r, लेकिन इसकी जो एंगुलर मोमेंटम के साथ जो है एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन बनता है वो r ओमेगा स्क्वायर बनता है, ठीक है। अच्छा ओमेगा को हम 2π/t भी लिखते होते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया r इंटू 2π/t, ये स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब क्वेश्चन क्या है, कहते हैं टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 आर मूविंग ऑन कंसेंट्रिक सर्कल सच दैट देयर टाइम पीरियड आर सेम, टाइम पीरियड सेम कर दिया। तो एक्सेलरेशन की रेशियो पूछ रहा है। अगर ये हम टाइम पीरियड कांस्टेंट कर दें तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस के हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन की रेशियो लेते हैं a1 ओवर a2, तो वो सिंपली जो है वो किसके इक्वल बन जाएगी, इनके रेडियस के रेशियो पे। तो रेडियस की रेशियो क्या बताई हुआ, r और r बताया हुआ है, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 32, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट्स, ये हमने काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर लिया हुआ है, दोबारा कर लेते हैं। एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की जो है, मिनट्स हैंड, तो उसकी होती है जी ओमेगा इज इक्वल टू मिनट हैंड 2π रेडियंस आपने कवर करेगी इतने मिनट में इन 60 मिनट्स। तो इसका यूनिट जो है वो बनेगा आपका रेडियन पर मिनट, ठीक हो गया जी। अच्छा आर हैंड जो है, आर्स हैंड अपना जो चक्कर है वो 2π रेडियंस कंप्लीट करेगी कितने आर में, जो है वो 12 आवर्स में। सारा एंगुलर स्पीड जो 12 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, तो ये रेडियन पर आवर होगा। अब यहाँ गौर से सुनना है, जब भी हमें दो क्वांटिटीज की रेशियो लेनी हो ना तो उसके यूनिट सेम होने चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए 2π ओवर 60 मिनट है, रेडियन पर मिनट है, ये रेडियन पर आवर है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ना रेडियन पर आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 आवर के। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 2π ओवर जो है वो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 2π ओवर 1 रेडियन पर आवर हो गया। अब दोनों के यूनिट हो गए सेम, अब मैं इनकी रेशियो ले सकता हूँ। तो अब देखो कि मिनट्स हैंड की जो है वो 2π ओवर 1 यानी 2π रह जाएगा, और जो आवर्स हैंड है वो 2π ओवर 12 आ जाएगा। तो 2π से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर जो आपके पास बचेगा वो 12:1 बचेगा, यानी आंसर आपका बीटा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो है, कार ट्रेवल्स नॉर्थ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट गोज ओवर अ पीस ऑफ मड जो है स्टिक्स टू द टायर। अब देखो ये जो मड है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लाई करती है ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये लेट्स से हम इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ कर लेते हैं, तो इसमें जो है वो टायर अगर देखें तो कह रहा है कि कार ट्रैवलिंग किस तरफ जा रही है, टू स्टिक टू द टायर, यहाँ पर नॉर्थ की तरफ। तो अगर कार नॉर्थ की तरफ जा रही है तो ज़ाहिर है उसकी जो टेंजेंशियल है, डायरेक्शन जो बनेगी उसकी, वो टूवर्ड्स इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो किस तरफ बनेगी, साउथ की तरफ बनेगी ना। सो अगर जो है वो इस तरह से उसके मड जो है वो किस तरफ फ्लाई करेगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में साउथ की तरफ फ्लाई करेगी अगर कार इस तरह से रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब है आंसर आपका क्या होगा, साउथ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34 और इसमें कहता है एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब इसको जो है वो हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल है, आपने जो है वो अगर रेवोल्यूशंस हैं और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1 रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियंस, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और ये पर मिनट था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो 60 ये 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर 4 पाई रेडियन पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है जी इसमें 35 में अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, आप 25 सेंटीमीटर जो है वो 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड एक्सेलरेशन आपने बताना है। तो देखिए आपको जो है वो क्वेश्चन खुद बता रहा होता है कि आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है और साथ यूनिट का भी ख्याल रखना होता है। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, उसका रेडियस आपको बताया हुआ है, फिर कह रहा है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है जी, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको बताई हुई है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो है वो आपने मीटर पर सेकंड में आपने उसका बताना है। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सिंपल जो है, अब इसमें जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो आपने जो पढ़ा हुआ है। अब एंगुलर वेलोसिटी आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूला जो है आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब एंगुलर स्पीड गिवन है ना 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड जो है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है रेडियस आपको 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि आंसर आपका मीटर पर सेकंड में है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको जो है वो एक और भी बात है कि रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, इसको भी आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड का मतलब है 2 इनटू 2 पाई, आप 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई करोगे और पर सेकंड है तो उसको सेकंड में कोई इशू नहीं है, तो ये 4 पाई रेडियन पर सेकंड। अब इसका आंसर 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब रेडियस की वैल्यू पुट करें, रेडियस कितना बताया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड इसकी जो है वो क्या है 4 पाई। अब देखिए यहाँ सिर्फ ये था कि आपने इसको कन्वर्ट करना था, तो 4 पाई का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको स्क्वायर कर दें तो आंसर जो है आपका ये कितना हो जाएगा जी, ये आपके पास हो गया 25/100। वैसे भी ना आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 0.25 का मतलब होता है 1/4, यूं कर लें, और 4 पाई जो है ये 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास जो है वो 4 पाई स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ये बीटा ही बनता है। तो सिंपल है जी, यहाँ पर आपने जो है वो यहाँ पर जस्ट करना ये था 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड को पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना था और यू विल गेट द आंसर जी। इसमें आंसर आपका जो है ये 4 जो है वो इससे 16 से कैंसिल हो गया, 4 ही रह जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये वाला तो आई थिंक तो सबने कर लिया होगा, सिर्फ इसमें एक खास बात यह है कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसको आपने करना क्या था, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है, तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो गए, 36 से कैंसिल आउट होगा, 10 आंसर आ जाएगा। बाकी आपने फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, mv²/r, तो आपका आंसर बीटा आ जाता है। 37 जी,
अब बॉल जो है वो कहता है अटैच टू 0.25 जो है वो उसका मैच बताया हुआ, स्ट्रिंग जो है लेंथ 1.96 मीटर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन, मैक्सिमम स्पीड बताएं। किसी भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में ना टेंशन जो होती है वो हमेशा याद रखना है किसके इक्वल होती है, टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल सर्कल में एम स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पर जस्ट आपने करना ये था, वैल्यूज पुट करनी है। टी की वैल्यू जो है वो कितनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग 25 न्यूटन, मैथ कितना बताया हुआ 0.25, ठीक हो गया थी, वी स्क्वायर ओवर आर, आर कितना है 1.96, ठीक हो गया जी। अब इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और करें तो हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर जो है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.96। अच्छा अब ये देखें कि 0.25 है, ये से कैंसिल हो गया, 100 आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि 25 और 100 हो जाएगा ना, ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू 1.96, तो ये कितना हो जाएगा 196। तो आपके पास ये अगर 196 हो गया, अब चूंकि ये वी स्क्वायर के इक्वल है, आपने इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो वी किसके इक्वल आ जाएगा फिर 14 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना था। 38 जी, इफ द मास ऑफ द जो है वो 38 में कह रहा है 5 किलोग्राम है सर्कल रेडियस r1, एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें मास, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला आप कौन सा अप्लाई करोगे, m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो 4 इंटू 1 4, 4 5 20, चार्ली आंसर आ जाएगा। 39 जी, a particle comes around a circle of radius 1 meter once time taken by कहता है जी 10 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी बतानी है। देखिए एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जो है वो सेम उसका जीरो होगा। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रही है तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जब देखें ना वापस चक्कर लगा के इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी हम क्या लेंगे, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी हमेशा क्या लेंगे, जीरो ही लेंगे। तो आंसर जो है वो इसका डेल्टा आ जाएगा। एंड द लास्ट वन जी क्वेश्चन नंबर 40, अ बॉल जो है वो कहता है जी 0.1 मास है, बिल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, इनिशियल स्पीड उसकी 10 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड टू 1 क्वार्टर, टेंशन को 1 क्वार्टर कर दिया आपने, तो ये बताएं कि इट्स इनिशियल वैल्यू न्यू स्पीड जो है उसकी क्या हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए कि इसमें अभी अभी हमने ना हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला ऊपर भी क्वेश्चन किया है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है वो किसके इक्वल होती है, वो एम वी स्क्वायर ओवर आर की होती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब है स्पीड का इसके साथ जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, v जो है वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होगी, और v यानी कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन होगी। अब यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं आंसर, क्यों, देखें वो कह रहा है कि जो टेंशन है रिड्यू 1 क्वार्टर कर दी, 1 क्वार्टर होता है 1/4, तो अगर आप ये 1/4 कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 1/4 t अगर टेंशन करेंगे तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। सो वेलोसिटी हाफ 1/4 के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, इसका मतलब वो 1/2 ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगी। तो पहले कितनी बताई हुई है आपको, पहले बताई हुई है 10, इसका मतलब है 1/2 इंटू 10, आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 5 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि अल्फा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें आपका आंसर 5 रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा। अच्छा जी, इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन। अब जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसका जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने साथ साथ जो है वो करते जाना है।